So operationalization of variables works like this. For example, um, तुम जाती हो, like for example you go to a college या कोई shopping mall जाती हो and people ask you तुम कितनी दूर से आई हो and your answer is मैं बहुत दूर से आई हूँ. ठीक है. Now when you say बहुत दूर से आई हूँ, what does it indicate? Yes, sir. So for example जब तुम कहीं जाती हो, right, and तुम बोलती हो मैं बहुत दूर से आई हूँ, so Yes, yes. what does it indicate कि तुम बहुत दूर से आई हो? Mm, I don't know. ठीक है. बहुत दूर से. दूर से आई, right, but will I know how specific, कितना दूर से आई, specific distance पता चलेगा? नहीं. ठीक है. So what do you need to say in order for me to know specific distance? क्या बोलना पड़ेगा तुम्हें? कि मैं इस जगह से आई हूँ या इतने किलोमीटर I've traveled. So yeah. सही है. तो तुम एक कोई ना कोई स्पेसिफिक यूनिट्स बोलोगी विद फॉर एग्जांपल 9 किलोमीटर करके ना, स्पेसिफिक यूनिट के साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर दोगे, ऐसे ही है. Yes. ठीक है. सो नाउ नो वन विल बी कंफ्यूज कि तुम कितना दूर से आई हो. 9 किलोमीटर इज गोना बी अच्छा. तुम कितना दूर से आई हो, दूर का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ फार, किसी के लिए शायद दूर का मतलब होगा 200 किलोमीटर, किसी के लिए दूर का मतलब होगा 20 किलोमीटर, राइट. सबके लिए दूर का मकसद फ्लक्चुएट करता है ना. Yes, sir. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल जब तुम बोलोगे मैं दूर से ही हूँ, हर कोई अपने हिसाब से सोचना शुरू हो जाएगा कि लोग अंदाजा Yes. लगाएंगे ये कोई दूसरे शहर से तो नहीं आई. स्पेसिफाई 9 किलोमीटर्स. क्या सबके दिमाग में 9 किलोमीटर से कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि 9 किलोमीटर सेम फॉर मी, सेम फॉर यू, सेम फॉर एवरीवन? Yes, sir. सही है. तो बेसिकली by saying 9 kilometers just making things objective, right? As in किसी के दिमाग के अंदर कोई और perception नहीं आएगा. 9 kilometers is same for me, 9 kilometers same for you. Now let's try it again with some other example. For example, let's suppose that went you went to a shopping mall, ठीक है ना, and you're buying clothes, right? And you bought clothes, and for example you wore those clothes, and लोग पूछते हैं यार ये तुम्हें कपड़े कैसे मिले, तुमने बोला मुझे कपड़े अच्छे मिले, अच्छे कपड़े थे ये. सही है. तो now when you say अच्छे कपड़े, right, will that again still be specific enough? Yeah, you need to be more specific. I need to be more specific about it. ठीक है. So you kind of getting it, right? So psychology के अंदर जब हम IV DV पढ़ते हैं, for example हमारे पास IV होता है. Again, temperature, right? Temperature मतलब कितना गर्म कितना Yes. ठंडा. So if I say hot condition and cold condition, hot and cold पे छोड़ देता हूँ. Do you think it's specific enough or still vague? I guess specific है. ठीक है. तो अच्छा, गर्म टेम्परेचर बहुत गर्म है, गर्म का क्या मतलब अब होता है? अब गर्म की भी लेवल्स होंगे ना, कितना गर्म है, ज्यादा गर्म है, कम गर्म है. सही है, ज्यादा Yes. गर्म है. लेकिन जब मैं बोलता हूँ ज्यादा, चलो मैं बोलता हूँ ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म बोलने से भी will it make it specific, या थोड़ा बहुत गुंजाइश है No. स्पेसिफिक करने की? You need to tell about वो temperature बताना पड़ेगा specifically. तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस. सेम फॉर कोल्ड के मुझे कोई ना कोई टेम्परेचर की यूनिट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, राइट. मतलब वी कैन से 0 डिग्री सेल्सियस. तो आई नीड टू स्पेसिफाई, ठीक है ना, टू मेक श्योर कि भाई हर किसी के दिमाग में ज्यादा हॉट है वही चीज है जो मेरे दिमाग में. सो एवरीवन थिंक्स लाइक मी नाउ. सही है. देयर इज नो कंफ्यूजन कि अब ज्यादा हॉट एंड कोल्ड क्या चीज है. सो Yes. when you have variables, ठीक है ना, ये तो था हमने, फॉर एग्जांपल ये वही चीज है जो हमने पिछले क्लासेस में की थी. फॉर एग्जांपल हॉट टेम्परेचर, कोल्ड कंडीशन. एंड फॉर एग्जांपल एक होता है एग्जाम परफॉर्मेंस. लेट्स सपोज देयर इज अ वेरिएबल known as exam performance, right? So how can you define, या how can you specify exam performance in a way जो vague ना हो? Exam performance. So I don't know. तो चलो इसने एग्जाम में परफॉर्म अच्छा किया, राइट, तो उसकी जगह हम कुछ और कह सकते Yes. हैं. एग्जाम में परफॉर्म उसने, बट इस बच्चे ने एग्जाम में परफॉर्म अच्छा किया. अच्छा स्टिल Hmm. वेग.
क्या बोलोगे? सर ऑब्वियसली उसके पेपर से चलेगा, उसके पेपर्स? उसके सर उसके पेपर में जो रिजल्ट आया उससे पता चलेगा ना उसकी एग्जाम परफॉर्मेंस कैसी थी। ठीक है, तो पेपर के बारे में, रिजल्ट्स, सो फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्क्स। यस सर। मार्क्स के बारे में बात करोगे इसके? यस यस। ये तो फॉर एग्जांपल एग्जाम परफॉर्मेंस का अगर मैं बोल दूं, हाउ मच marks does a kid score, right? So for example, when we talk about marks, अब किसी के ध्यान में confusion रहेगा कि how do we measure exam performance, or will everyone be on the same page अब? As in, do you think कि क्योंकि अब मैंने बोल दिया कि भाई सब ने ना अब एग्जाम परफॉर्मेंस मार्क्स को देख के बोलना है, ठीक है? अब क्योंकि यस सर। बोल दिया तो क्या अब सबके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहेगा या नहीं, सब क्लियर हो जाएंगे? ठीक है, अब हमें इस तरह देखना है। नहीं सर, नहीं रहेगी कंफ्यूजन, क्लियर हो जाएगा। सही है, क्योंकि एग्जाम परफॉर्मेंस कुड हैव मेंट मेनी थिंग्स। इट कुड मीन कि यार पेपर कितना सफाई से करता है, ये भी हो सकता था। पेपर कितनी यस। जल्दी करता है, ये भी हो सकता था। पेपर कितने अटेम्प्ट करता है, ये भी हो सकता था, राइट? इट कुड मीन मेनी थिंग्स। सही है। ये सो मैंने क्या किया, सबको क्लैरिफाई कर दिया, भाई पेपर सफाई सुथरा से कोई ताल्लुक नहीं है, मार्क्स से ताल्लुक है। सो नाउ एवरीवन विल नो कि हाँ यार, पेपर एग्जाम परफॉर्मेंस मार्क के हिसाब से देखना होगा, किसी और चीज के हिसाब से नहीं देखना होगा। सही। यस। अच्छा, तो साइकोलॉजी के अंदर जब तुम आईवीडीबी वगैरह लगा रही होगी ना, फॉर एग्जांपल खास तौर पे व्हेन यू गोना मेक एन एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर ऑपरेशनलाइजेशन लाजमी है। क्यों? फॉर एग्जांपल तुमने कैनली की रिसर्च की होगी, राइट? कैनली की रिसर्च ब्रेन स्कैन वाली, यस। उसके अंदर आईवी वो था, जो सीन्स पिक्चर्स दिखाए थे ना लोगों को, हाई यस। हाईली हाईली क्या कहते हैं, इमोशनल, हाईली अराउजिंग एंड नॉट हाईली अराउजिंग, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर कैनली जो था ना, सिर्फ पिक्चर्स दिखाता, एंड पिक्चर्स को ये ऐसे नहीं बताता हाईली अराउजिंग एंड जो भी है, हाईली एंड नॉट 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 अराउजिंग, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देता वो। सो व्हाट वी विल हैव, अगर कैनली से डिवाइड नहीं करता ना पिक्चर, हमें कंफ्यूजन होगी। क्यों? क्योंकि भाई कैनली ने पिक्चर्स दिखाए हैं, और डिफरेंट पिक्चर्स के हिसाब से लोगों का दिमाग डिफरेंटली एक्टिवेट होगा, ऐसे ही था। यस। अब कैनली ने बोल दिया कि हाईली अराउजिंग पिक्चर्स के अंदर आपका दिमाग हाईली एक्टिवेट होगा, एंड जो पिक्चर्स अराउजिंग नहीं है, वो दिमाग उसमें कम एक्टिवेट होगा, खासतौर पर अमिगडाला जो होता है तुम्हारा। अब उसने बोल दिया हाईली अराउजिंग वो पिक्चर्स होंगे जिसके अंदर आप 3 से लेके 4 तक यूनिट्स असाइन करते हो, एंड नॉन अराउजिंग वो पिक्चर्स होंगे जिसके अंदर आप 0 से लेके 1 तक यूनिट असाइन करते हो। सो व्हाट ही सेड कि जब उसने यूनिट्स यस। बता दिया ना, 0 से 1 और 3 to 4, अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं कि हाई अराउजिंग इमेजेस कौन से हैं। everyone knows कि जो भी इमेज जिस पे 3 and 4 रेटिंग हो रही होगी, राइट, दैट्स गोना बी हाई अराउजिंग। एंड सेम थिंग, जिसको आप 0 से लेकर 1 तक रेट करो, दैट्स गोना बी नॉन अराउजिंग। सो कैनली हैज स्पेसिफाइड यूनिट्स कि भाई ये 3 और 4 जो है ना अराउजिंग वाले, और 0 1 नॉन अराउजिंग वाले। सो दैट्स वाई हमें जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने में फिर मुश्किल नहीं होती, भाई हाईली अराउजिंग का मतलब क्या है, कैनली ने स्पेसिफाई कर दिया 3 और 4 होता है मतलब। यस। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, दैट तुम्हारा जो भी वेरिएबल होगा ना, एंड यू कैन यूज इट ऑन इन योर डेली लाइफ एज वेल। फॉर एग्जांपल, यू एंड योर फ्रेंड्स आर टॉकिंग, ठीक है ना, उसने तो बहुत अच्छा काम किया था, ये यूर गोना बी, 1 मिनट, क्या मतलब बहुत अच्छा काम किया, स्पेसिफाई करो बहुत अच्छा काम किया। डिड ही डू बहुत अच्छा काम इन टर्म्स ऑफ खूबसूरती, डिड ही डू बहुत अच्छा काम इन टर्म्स ऑफ पैसे, व्हाट डू यू मीन बाय बहुत अच्छा काम? यू शुड आस्क योर फ्रेंड टू बी स्पेसिफिक, ठीक है? सो सेम थिंग साइकोलॉजी में भी यस। हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ठीक है। ओके। सो मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है, लेट्स फॉर एग्जांपल आईवी होता है ना, इनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या अब आईवी है, लेट्स सपोज इमोशन,
एंड हमारा डीवी होता है सपोज helping behavior. Of how will you specify this one and how will you specify DBT? हेल्पिंग भी स्पेसिफाई हाउ है नहीं सर इमोशंस के बारे में कैसे तुम बताओ. I'm asking you किस तरह करेगा? Any idea? मे बी जैसे स्केल रख के कि अपने इमोशंस को एक्सप्लेन कर देंगे हाउ हैप्पी और हाउ सैड आर यू जबरदस्त. दैट वुड How happy? तुमने पहले इमोशन स्पेसिफाई कर दिया और तुमने उसके यूनिट्स भी स्पेसिफाई कर दिए 0 से लेकर 10 तक. जबरदस्त. बी यस हेल्पिंग बिहेवियर किस तरह करेंगे? हेल्पिंग बिहेवियर um um सर वैसे हाउ हेल्पफुल वाज दैट पर्सन आई गेस Okay. How helpful was that person? लेकिन मदद भी तो बहुत तरीके से हो रही है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा मदद किस तरीके से कर भी रहा है. यस सर तो थोड़ा स्पेसिफाई कर सकते हैं हेल्पिंग बिहेवियर को? इफ यस, किस तरह करोगी? एक तो हाउ हेल्पफुल ही इज क्या काम है और उसमें वो क्या काम कर रहा है कैसे कर रहा है वो आई गेस ठीक है. तो rather than क्या कहते हैं, कैन यू मेंशन एनी स्पेसिफिक हेल्पफुल बिहेवियर यहाँ पे पहले? सर फॉर एग्जांपल आप जितना खुश होगे आप लोग की इस तरह ज्यादा मदद करोगे, तो वो कौन सी ऐसी चीज हो सकती है जहाँ पे आप लोग की इस तरह मदद करोगे? फॉर एग्जांपल उनको रोड क्रॉस करवाओगे, सामान उठाओगे, क्या करोगे? सामान उठा देंगे सर आई गेस सो देखो, पहले तुम्हारा क्लैरिफिकेशन सही नहीं था कि भाई लोग की मदद करना. अब मैं वो किस तरह मदद करना, तुमने वो कोई स्पेसिफिक वे, अब तुमने स्पेसिफिक वे बता दिया विच इज हेल्पिंग पीपल लिफ्ट heavy objects. सही है, बता दिया ना. अब now you can यस say 0 से 10. So this was missing पहले. And यस this is what operationalization mean. क्यों? क्योंकि if you leave it blank यस सर and if you give it to your friend के भाई जाओ and do this research, हो सकता है वो helpful behavior कोई और मेजर करना शुरू हो जाए, right? जो तुम्हारे वहां पर नहीं था. यस सर तो you don't want that, क्योंकि तुम्हें पता है कि हेल्पिंग बिहेवियर हमें कौन से देखना, तो तुम यहाँ स्पेसिफिकली लिख दोगे भाई तुम्हें ना हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्टिंग वाली चीज देखनी है और कुछ नहीं देखना. सो नाउ योर फ्रेंड विल गो आउटसाइड एंड शी विल बी नाउ 100% श्योर कि मुझे कौन से हेल्पिंग बिहेवियर चेक करने हैं और कौन से मुझे इग्नोर करते हैं. सो operationalization, what does it do is help researchers to stay on track. It makes sure कि हर कोई एक ही चीज ऑब्जर्व कर रहा होगा, कोई अलग जाके कुछ और ऑब्जर्व करके ना आ जाए. यस सर सो इट्स वेरी वेरी यूजफुल जब हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं. तुम्हारे साइकोलॉजी के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस है ना, बेसिकली चार डिफरेंट कैटेगरीज में आ रही होती है, विच इज कंट्रोल्ड वर्सेस नेचुरलिस्टिक. दोनों का मतलब पता है क्या होता है? कंट्रोल क्या होता है, नेचुरलिस्टिक क्या होता है? जो ऑब्जर्वेशन होती है कंट्रोलिंग और नेचुरली जो अकर हो रही होती है ऑब्जर्वेशन उनकी तो हमारा कंट्रोल नहीं होता दोबारा रिपीट कर, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी कट गई थी. सर कंट्रोल ऑब्जर्वेशन वुड बी दोस जो हम लोग खुद कंट्रोल करें जो प्रॉब्ली एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में किया जाएगा आई गेस एंड नेचुरलिस्टिक वुड बी जो नेचुरली अकर कर रही है मतलब जो ऑब्जर्वेशंस है वी आर लेटिंग देम बी वेल यस, एक और चीज में इंक्लूड करना है, द इन्वायरमेंट. अगर कोई नेचुरल इन्वायरमेंट इज गोना बी नेचुरलिस्टिक, कोई आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है दैट्स गोना बी कंट्रोल. सही है जी. यस कहाँ पे हो रहा है वो चीज़ है. दूसरी चीज़ तो ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा क्या ये ओवर्ट है, कोवर्ट है. दोनों मतलब समझते हो?
नहीं सर। ओवर्ट इज दैट जिसको तुम ऑब्जर्व कर रही हो ना वो जानता है कि ऑब्जर्व हो रहा है, ओवर्ट इसको कहते हैं, he knows कि he is being ठीक है। observed. कोवर्ट क्या होता ठीक है, है। the other person doesn't know they're being observed, छुप के कर रहे हैं। ओके। फिर हमारे पास आता है पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर एक पार्टिसिपेंट जो वॉलंटियरली आके पार्टिसिपेट करता है एंड नॉन पार्टिसिपेंट तो वो होगा कि मतलब एक बंदा हमें आके ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग उसके एक्सपेरिमेंट में वी डोंट नो कि हम लोग उसके पार्टिसिपेंट हैं, आई गेस। नहीं नहीं, तुम वो उसको उलट बोल दिया, तुमने इसको इस बात से बोल दिया। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, देखो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है ना वो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट भी है। नॉन पार्टिसिपेंट क्या होगा, जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा होगा वो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट नहीं है। ठीक है। सही है। फॉर एग्जांपल तुम बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, सो यू आर नॉट अ पार्टिसिपेंट, बट फॉर एग्जांपल माय स्कूल का एग्जाम वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है and तुम एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी हो और तुम ऑब्जर्व भी करे, सो यू आर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। अब हमारे पास आता है आखिरी, व्हिच इज स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड। इसका मतलब समझते हो? सर नॉट इतना अच्छा, सही सर। स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर मुझे इंटरव्यूज में पता है बट ऐसे नहीं। ठीक है। ऑब्जर्वेशन के स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, सही है। um, जब तुम्हें नहीं पता ना कि वहां जाके क्या मिलेगा, यस। सही है, तो तुम्हें पता होगा मुझे किन चीजों को देखना चाहिए, या तुम हर चीज को देखना शुरू हो जाओगे? हर चीज को देखना शुरू कर दूंगी। जब हम हर चीज को देखते हैं ना, हम उसको कहते हैं यस अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली। यस और जब हम कोई मेक्स सेंस। स्पेसिफिक चीजों के लिए देख रहे होते हैं एंड इग्नोरिंग एवरीथिंग एल्स, तो हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड है। सही है। ठीक तो तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन, जब तुम लिखोगे आई एम डूइंग दिस दिस ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें क्या लिखना, ऑब्जर्वेशन जो तुम कर रही होगे ना, तुम्हें ये भी लिखना पड़ेगा तुम्हें कंट्रोल नेचुरल स्टेप में से कौन सा कर रही हो, ओवर्ट कोवर्ट में से कौन सा कर रही हो, पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट में से कौन सा कर रही हो, एंड स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर में से कौन सा कर रही हो। ये चारों क्राइटेरिया तुम्हें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये किस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पार्क में बैठा हूँ, पार्क में हूँ, ठीक है, और मैं पार्क में लोग को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, पार्क में है। लोग यस। को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और लोगों को नहीं पता कि वो ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ। पार्क में जिनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ दे डोंट नो देर बीइंग ऑब्जर्व, सही है। अच्छा, और मैं एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, मैं अलग बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड मैं क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सही है। इस बेसिस पे मेरी कौन सी ऑब्जर्वेशन है? सर इस बेसिस पे अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, जबरदस्त, नॉन पार्टिसिपेंट होगा, जबरदस्त, कोविड एंड नेचुरलिस्टिक। बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है। तो सिंपल सिंपल तुम्हें वो दिए होंगे तुम्हारे तुम्हारे जो सोशल अप्रोच की स्टडीज हैं, कोई भी स्टडीज हैं, राइट, उसमें ऑब्जर्वेशन यस ऐसे सर। दिए होंगे, और उसी ऑब्जर्वेशन के तुम्हें चारों चीज़ों को क्लैरिफाई करना होगा, ठीक है। जिस सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जो बायोलॉजिकल अप्रोच की तीनों एक्सपेरिमेंट्स हैं यस, वो तीनों लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स है ना? लाइक जितने, हाँ तीनों लेबोरेटरी हैं हेनरी लैब है, लगभग। सैचर सिंगल लैब है, और तुम्हारा आखिरी कौन सी था यार, वो स्लीप, डिमेंट स्टेटमेंट वाली जो वो है, रैपिड आई मूवमेंट वाली, वो वो भी, भी लेबोरेटरी वाली है। यस। इज इट स्पेसिफिक टू द स्टडीज कि कौन सी स्टडी में कौन सा होगा? क्योंकि जो सोशल अप्रोच वाली है उसमें आई गेस एक स्टडी इज लेबोरेटरी, एक नेचुरलिस्टिक है, कुछ ऐसे मिक्स्ड अप है उसमें तो। अच्छा, देखो इट डिपेंड्स, अकॉर्डिंग टू द स्टडी ही, क्योंकि एक बायोलॉजिकल अप्रोच में तो सारी लेबोरेटरी वाली है। देखो इट डिपेंड्स ऑन, अब लाजमी नहीं है कि क्या कहते हैं हर तुम्हारी स्टडी सोशल अप्रोच की लैब में जा रही हो, लाजमी नहीं। इट Okay. डिपेंड्स अपॉन सिलेबस के, देखो तुम्हारी एक स्टडी मिलग्राम वाला सोशल अप्रोच है, वो लैब में। सर यस। यस यस। हमारा यामामोटो वाली स्टडी चिंपैंजी के ऊपर सोशल अप्रोच में, वो भी लैब में। यस सर। ठीक है, तुम्हारा पिलियाबिल एक वाहिद स्टडी है जो फील्ड एक्सपेरिमेंट के तौर पर होगा।
Yes, sir. ठीक है। आ, लाजमी नहीं था कि तुम्हारे सिलेबस के अंदर फिलियाबल इंक्लूड होता है। एक और स्टडी है जो पुराने सिलेबस में था 9698 के अंदर, वो एक प्रिजन एक्सपेरिमेंट था जिम्बार्डो का, ठीक है ना। लोग को जेल में डालते थे, देखते थे भाई कि ये कौन सा रोल प्ले करते हैं। वो सोशल एक्सपेरिमेंट था, वो लैब में हुआ। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% सारे वो उसके वो वाले लैब में होंगे और वो वाले फील्ड होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। Okay, sir. ऑलराइट, तो अगेन, सो ऑब्जर्वेशन का सीन ये है, जब स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन करते हैं, राइट, तो उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया देना होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम बता रही है कि भाई मुझे स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन करना है अपने एक्सपेरिमेंट में। सवाल आएगा ठीक है, तो आप स्ट्रक्चरली ऑब्जर्व चीजें करियो, वो क्या चीज ऑब्जर्व करियो, वो प्लीज स्पेसिफाई कीजिए। स्पेसिफाई कीजिए के अंदर ना ऑपरेशनलाइजेशन काम आता है। ठीक है, सर। फॉर एग्जाम्पल मैं लोग का हेल्पिंग बिहेवियर नोट कर रही हूँ। कौन सा हेल्पिंग बिहेवियर? एनी एवरी टाइप ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर, ये आ जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक हेल्पिंग बिहेवियर, तो वो स्ट्रक्चर्ड के अंदर आ जाएगा, जैसे ये। ऑलराइट, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, yes. सो ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज, अच्छी चीज क्या होती है? देयर इज 100%, नॉट 100%, चलो देखो, इंटरव्यू के अंदर द पर्सन विल नो देयर बीइंग स्टडी, ठीक है। देयर इज नो चांस उसको पता ही ना होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी उसको पता होगा कहीं ना कहीं मुझे स्टडी किया जा रहा है, राइट। ऑब्जर्वेशंस के अंदर यू हैव Yes, अ sir. चॉइस, जहाँ पे बंदे को पता ही चले ही ना, फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशंस के अंदर यू कैन रिड्यूस डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी ठीक जगहों है। पे नहीं होगा Yes, sir. क्योंकि इट्स गोना बी ऑब्वियस। दूसरी चीज ये है कि इट्स गोना रिड्यूस डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, रिड्यूस डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसके अलावा व्हाट्स गोना हैपन दैट there are certain things that you need to be क्या कहते हैं mindful of. For example, हो सकता है कि one observer, ठीक है ना, may observe one thing and दूसरा observer जो है उसी चीज को देखने पे दूसरे रिजल्ट्स निकालेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल दोनों लोग एक ही चीज देख रहे हैं, इन दोनों लोगों ने अलग अलग रिजल्ट्स निकाल दिए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ऑब्जर्वेशन Yes, करना, यू यूज मोर देन वन ऑब्जर्वर। सो यू हैव इंटर ऑब्जर्वर reliability. It's like this. Have you seen American Idol देखा कभी? yes, sir. I Yeah, guess. any Yeah. any show like that, जब Britain Got Talent होता है ऐसे कुछ, Mm-hmm. तो वहाँ पे जजेस बैठे होते हैं, राइट। सो एक जज नहीं होता, लाइक देयर सो मेनी जजेस, एंड उनका काम क्या होता है कि उनका काम Yes. बेसिकली इंटर ऑब्जर्वर वाला सीन हो रहा है कि अगर हम एक ही ऑब्जर्वर रखेंगे क्या पता बायस हो। सो वी हैव मेनी मेनी ऑब्जर्वर्स ताकि उन सबका पर्सपेक्टिव पता चल जाए। सो दैट्स व्हाई वी यूज मोर देन वन ऑब्जर्वर। अच्छा ऑब्जर्व अच्छा Yes, sir. ऑब्जर्वेशन के अंदर एक और चीज तुम्हें क्या देखनी है कि स्ट्रक्चर करना है तो तुम्हें ऑपरेशनलाइज करना होगा, तुम्हें एक से ज़्यादा ऑब्जर्वर इस्तेमाल करने होंगे। ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएगा क्योंकि इट्स नॉट गोना बी ऑब्वियस टू द पर्सन दैट दे आर बीइंग स्टडीड। उसके अलावा ये लैब एक्सपेरिमेंट के अंदर इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट द पार्टिसिपेंट डज नॉट नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, तुम एक ये टेक्निक करोगे, राइट, जो तुम्हारा साचर सिंगल के अंदर होता है, वन वे मिरर, याद है? Yes, sir. ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर फिलहाल फिलहाल इतना ही, राइट। ऑब्जर्वेशन के अंदर यू कैन गेट क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा बोथ। किस तरह? फॉर एग्जांपल व्हेन यू काउंट एक बंदे ने कितनी दफा बिहेवियर किया, तो क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा। बट इफ यू नोट डाउन इसने क्या क्या बिहेवियर किया, इसने ये भी किया, इसने ये भी किया, दैट्स गोना बी क्वालिटेटिव डेटा। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू दोनों टाइप ऑफ डेटा आ सकता है। ऑलराइट, ये क्लियर है? Yes, sir. ऑब्जर्वेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। या
हमारे पास आता है, you know the 5 ethical points, right? तुम्हें पता है ना? Hmm, नहीं सर, मुझे ऐसा Right, याद नहीं। right to withdrawal, ये सर, ये अब तो एक ये पता है, इन्फॉर्म मिसइन्फॉर्म। informed consent, आपका privacy, confidentiality, और आपका होता है protection from physical and psychological harm। ये सब पता? Sir, I knew about the right to withdrawal, सही है। informed consent and privacy, and confidentially. Protection from physical and physiological harm नहीं पता था। अच्छा, privacy confidentiality I guess harm। सेम चीज है, I guess। Nope। Sir, क्योंकि they aren't revealing your name to the other participants, ये कौन सा वाला? they're keeping your data safe with them, confidential, प्राइवेसी में क्या होगा? in their own personal space, I guess। ओके ओके, आप सही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो। मुझे इसका थोड़ा इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, पर्सनल स्पेस से क्या मतलब? सर जो I guess, I don't know, I was about to say कि जो एक्सपेरिमेंट होता है वो उन्हीं सिर्फ एक स्पेसिफिक बंदे के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता इन ओवरऑल, तो नहीं ऐसा होता। यू सेड समथिंग अबाउट पर्सनल स्पेस, राइट? यस सर। तो उसको एक्सपेरिमेंट से रिलेट किस तरह कर सकते हैं? पर्सनल स्पेस विद एक्सपेरिमेंट, आई डोंट नो। अच्छा, तुमने कभी गलती से पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देखा है? यस सर। अच्छा, कभी ऐसा न्यूज़ सुना है कि भाई क्या, फॉर एग्जांपल, वो खुदकश बम धमाका हो गया, उनके विक्टिम से माँ या माँ बाप से इंटरव्यू लेते हैं, कभी ऐसा सीन देखा है? यस सर, दैट्स लाइक इन्वेडिंग द पर्सनल स्पेस के। जबरदस्त। तो घर में घुस के इंटरव्यू करना, मतलब इनकी फिजिकल आपने प्राइवेसी तोड़ दी। यस सर। ठीक है, तो प्राइवेसी का एक होता है फिजिकल प्राइवेसी के, भाई उनके फिजिकल डोमेन का आप तोड़ो ना। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल प्राइवेसी। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल, यू मे बी नॉट फिजिकली इन्वेडिंग देयर प्राइवेसी, लेकिन मेंटली इनकी प्राइवेसी इन्वेड करो। किस तरह? हैव यू एवर फेल्ट that you don't want to answer some questions when a person is asking you some questions? यस सर। क्योंकि पर्सनल होता है, पर्सनल चीज़ है, प्राइवेसी मेंटेन करनी है। उसके बावजूद अगर तुम्हें बता रहा है भाई बताओ इस पे क्या होता है, नहीं 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 बताओ, टेल मी अबाउट योर पास्ट, दैट्स इन्वेडिंग योर प्राइवेसी। तो फॉर यस। एग्जांपल, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होंगे जिनके पेरेंट्स के बारे में बात करना बहुत मुश्किल होगा, यस सर। उसके बावजूद देर फोर्सिंग कि नहीं बताओ माँ बाप आपके बारे में, अपने माँ बाप के कैसे ताल्लुकात थे, कहाँ है माँ बाप, समथिंग। तो वो मेंटल प्राइवेसी खराब करेगा। यस सर। सही है। तो फॉर एग्जांपल, तुमने लेनी का एक्सपेरिमेंट किया हुआ? सर कौन सा? एस्पैरागस वाला? सर अभी तक मैंने वो नहीं किया। अच्छा, अभी तक वो नहीं किया तुमने। चलो, एक सिंपल की बात है, लेनी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, जो बेसिकली लोगों को ट्रिक करता है कि भाई आपको एक सब्जी खाना पसंद है, हालांकि उनको पसंद नहीं है, वो ट्रिक करते हैं कि भाई आपको यस सब्जी। सर। एंड वो किस तरह करते हैं पढ़ा उनको? है लेकिन लाइक नॉट इन डिटेल। ठीक है, उनको यकीन दिलाते हैं कि बचपन में आपको खाना पसंद था, ठीक है, तो अभी भी पसंद होगा। अच्छा, जब वो बात करें ना बचपन में आपको सब्जी खाना पसंद था, तो हो सकता है बचपन के अंदर जाके उनके क्या पता दूसरे मेमोरीज ट्रिगर कर दिए होंगे जो अनप्लेजेंट थे, यस सर। उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्राइवेसी हो सकता है इन्वेड होगी होगी मेंटल प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी में बेसिकली आपका नाम, डेमोग्राफिक डिटेल नहीं पता लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पे पता नहीं चलता आप कौन हो। प्राइवेसी के अंदर कुछ और सीन है, जहाँ पे आपका फिजिकल बाउंड्री इन्वेड हो रहा है या पर्सनल जो साइकोलॉजिकल बाउंड्री इन्वेड हो रही है, ठीक है।
protection from physical and psychological harm. It is what it is. For example, साचिर सिंगर के अंदर, do you remember कि उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने उस इंसान को जाने दिया था जिसका इंजेक्शन से साइड इफेक्ट हो सकता था? सर कौन से एक्सपेरिमेंट में? एड्रेनालिन वाली, सिंगर साचिर वाली. यस सर, हो सकता था क्योंकि एक ग्रुप था जो मिस इन्फॉर्म था, सो दे डिडंट नो अबाउट इट. They did not know about it. लेकिन it was a volunteer sample, है ना? Volunteer sample था ना? वो था, लेकिन सर अब क्योंकि एक इंजेक्शन था विच वाज एक सेलिन सोल्यूशन वाला था बिल्कुल एंड एक एपाइनफ्राइन वाला था. बिल्कुल. सो एपाइनफ्राइन वाले के साइड इफेक्ट्स थे. अच्छा, इन्होंने क्या किया, सिंगर साचिर ने जब इंजेक्शन लगाना से पहले ना एक नर्स को ये बुलाया था, ऑन कैंपस नर्स जो होता है जो भी कॉलेज में. तो ये इन्होंने नर्स से मालूम करा, यार हमारे स्टडी के अंदर कौन सा ऐसा बच्चा है जो इंजेक्शन लगाने से ही मसले आ जाएंगे. तो नर्स ने एक इंसान को सिंगल आउट किया था, यार ये बच्चा है, इसको इंजेक्शन लगाओगे ना, इसको एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा. सिंगर चाचा ने बोला आप साइड पर हट जाओ, क्योंकि सिंगर चाचा इसको इंजेक्शन लगा देते ना, वहाँ मसले आते हैं. सो दैट्स ये सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फिजिकल हार्म. ठीक है. मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट के अंदर नहीं, तुमने नहीं पढ़ा होगा, तुमने कैनली का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जहाँ पे हम लोगों को खतरनाक इमेज दिखा रहे हैं. यस सर. वहाँ पे शायद क्या पता साइकोलॉजिकल हार्म आया हो. तो या तो मेंटल ट्रॉमा देना या फिजिकली नुकसान पहुंचाना, दोनों में आ गए. सर लेकिन they didn't specifically state that they were showing pictures जो नहीं, मतलब they did, क्योंकि उसके अंदर उनका अराउजल के बारे में बात हो रही थी ना, so they might have showed pictures जो. मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यार, क्या दिखा था. कैनली, ये जो आईएफ वाली पिक्चर है ना, कैनली इस्तेमाल की, नेट पे नहीं मिलेगा ये, क्योंकि इनको खरीदना पड़ता है. तो ये गूगल वाले तस्वीर इस्तेमाल की, बेसिकली कोई स्पेसिफिक तस्वीरें जो आपको खरीदनी पड़ती है, नेट पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर नेट पे अवेलेबल हो गया पूरा आईएफ का सिस्टम खराब हो जाएगा. आईएफ इज द कलेक्शन ऑफ पिक्चर दैट दे यूज. तो ऐसी तस्वीरें दिखाई थी लोगों को ना, ऐसी भी थी, ऐसी भी थी, ऐसी भी थी. Okay. So this could be mentally traumatizing, ठीक है ना बाल. Mm-hmm. But these are human ethics, but Yes. adult human ethics. Yes. What if you have kids? बच्चों के लिए क्या ethical point आएगा? फिर You feel कि ये point same होंगे, कुछ ना कुछ additional point होंगे? फिर एडिशनल पॉइंट हो गए, मुझे वो याद नहीं आ रहा. They need to be more careful वैसे तो, क्योंकि बच्चे हैं, इनको हैंडल करना. Okay, उसके अलावा Hmm, I don't know. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि अडल्ट्स में तो हम कंसर्न लेंगे उस बंदे से, पार्टिसिपेंट से. बच्चों के केस में क्या सीन है, हम किससे कंसर्न लेंगे? सर बच्चे से कंसेंट नहीं ले सकते, इन्फॉर्म कंसेंट. अच्छा, बच्चों से कंसर्न नहीं लेंगे, और उसके अलावा सर आई डोंट नो. जब बच्चों से कंसर्न नहीं लेंगे फिर किससे लेंगे? सिर्फ प्रॉब्लम के पेरेंट्स से. पेरेंट्स लेंगे. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो कि अम्मी अब्बू ने तुम्हें किसी चीज़ के लिए साइन अप करवा दिया, ठीक है, तो अम्मी अब्बू का मर्जी तो चल गई, लेकिन तुम्हें नहीं करना था, कभी ऐसा हुआ? सर पता नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ. फॉर एग्जाम्पल चलो बचपन में कारी साहब लगाते थे, याद है? यस यस. ठीक है, तो हमसे तो पूछा नहीं आपने लगाना, आपने अपनी मर्जी से लगा लिया, हमसे तो पूछ लो, तो हमारा यस. कंसेंट तो नहीं लिया गया ना. यस सर. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको एक्सपेरिमेंट करवाना हो तो आपने बच्चे से भी पूछना है कि भाई तुम्हारे अम्मी अब्बू सही है, लेकिन तुम्हें क्या करना है. अगर बच्चे ने भी बोल दिया नहीं, तो आप नहीं करोगे. यस, पहले तो आप पेरेंट्स से पूछोगे, क्योंकि पेरेंट्स इज द फर्स्ट
क्या कहते हैं वो चीज, लेकिन उसके बाद आप बच्चे से ही पूछोगे, क्योंकि आप बच्चे को करना नहीं है उसके बावजूद जबरदस्ती करा रहे हो, डू यू थिंक दैट्स हार्मिंग द किड? यस सर। सही, तो बच्चों से भी लेना है और आपके पेरेंट्स से लेना है, दोनों से लेना होगा, तो ये फर्क है बच्चों में। दूसरी चीज, तुम्हारे एथिक्स के अंदर ये भी इंक्लूडेड है कि जब आप बच्चों को लो ना एक्सपेरिमेंट के लिए, यस मेक सर। श्योर करो कि बच्चा बोर ना हो। ठीक है, किसी यस सर। खिलौने दो, टॉयज दो वगैरह, मेक श्योर करो बच्चा बोर ना हो। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल इनकी लॉजिक ये है कि एक बच्चा जो होता है ना, वो ऐसी उम्र का बच्चा है जहाँ पे उसका दिमाग डेवलप कर रहा है, राइट? तो अगर वो बोर हो जाता है तो हो सकता है उसका दिमाग डेवलप करना बंद हो जाए। सो टू मेक श्योर कि ऐसी चीज ना हो, उसका दिमाग स्टिमुलेटेड रहे, उसका दिमाग डेवलप करता रहे, यू नीड टू मेक श्योर कि बच्चा बोर ना हो। सो बोर्डम प्रिवेंट करना आपने। यस सर। तो ये दो चीजें हैं जो क्या कहते हैं उनसे फर्क है। अडल्ट वाली एथिक्स के बाकी सब सिमिलर होंगी। अच्छा, डू यू हैव एनी एक्सपेरिमेंट इन योर सिलेबस जो एनिमल्स के ऊपर काम करता हो? यस सर। एक वो चिंपैंजीज वाला था, सोशल अप्रोच में था, हम्म। ये मोटो वाला आई गेस। हम्म। और और सर एक था अबाउट वो डूडलिंग वाला जो था, नहीं डूडलिंग वाला नहीं, सॉरी, एक बर्ड के ऊपर हुआ था। आई डोंट रिमेम्बर, लर्निंग अप्रोच में था। वो कर लिया? इसे मुझे इसे मैंने इसको इतना पढ़ा है मैंने सब कुछ, लेकिन इतना डिटेल में नहीं सारे एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा एक्सेप्ट द बायोलॉजिकल अप्रोच वालों को। अच्छा, अब तुम बता एनिमल्स के हिसाब से कौन सा एथिक्स होनी चाहिए और क्या यही एथिक्स रहेंगे, और डू यू थिंक देयर कैन बी डिफरेंट? सर प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल हार्म, ठीक है, सही है। एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो उनके साथ हो नहीं सकता, जबरदस्त। लेकिन यू कांट आस्क देम कि आपने करना है या नहीं करना। या यू कैन नॉट आस्क देम। उसके अलावा व्हाट डू यू थिंक, और उसके अलावा क्या सकता है? um, सर आई गेस they can also have the right to withdrawal if they अगर उनकी कहीं से भी उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रही है। राइट, राइट टू विथड्रॉ। ठीक है, समवhat ठीक है। अच्छा, And I don't think that privacy and confidential would matter in animals. तो थिंक ऑफ इट दिस वे, तुम्हारे पास कोई पेट होता है, व्हाट डू यू मेक श्योर? तुम्हारे पास कोई पेट जानवर है, व्हाट डू यू डू? Yes, sir. तुम्हारे पास कोई पेट एनिमल है, राइट? यू हैव एनिमल जो घर में तुमने पाला हुआ है, व्हाट Yes, yes. डू यू डू, व्हाट डू यू मेक श्योर? Um, sir, कि उसको प्रॉपर खाना मिले। जबरदस्त, नाउ यू आर गेटिंग इट, नाउ यू आर गेटिंग इट, प्रॉपर खाना मिले, जबरदस्त, पहला पॉइंट तो ये है भाई, प्रॉपर खाना देना चाहिए। और Yes, sir. यू सेड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, वो भी दिखेगा। उसके अलावा Sir, obviously keeping them safe. यू नीड टू कीप देम सेफ, सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है, वो प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है। प्रॉपर स्लीप जो उनकी है एक रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर स्लीप, उनको सही से सोने दिया जाए। ठीक है, प्रॉपर स्लीप। और लाइक द एनवायरनमेंट, क्योंकि सर अब वी कांट बी लाइक कि एक बर्ड रहता था, एक दरख्त पे रहता था, हम लोग उसको आके एक लैब में बंद करके रख दिया, बोलेंगे अब तुम सो जाओ यहाँ पे बैठ के खा लो। वी नीड टू गिव हिम दैट एनवायरनमेंट जो उसको चाहिए। alright, to give them the environment that they need, so कोई ना कोई नेचुरल हैबिटेट के तौर पे एनवायरनमेंट दो। यस सर। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से एनवायरनमेंट दोगे, व्हाट एल्स? अभी तक तो सही जा रहा है, मसला नहीं। और सर और तो मेरे दिमाग में से कुछ आ नहीं रहा। alright, should you even use animals, ये सवाल है। सर व्हाट? क्या हमें जानवर इस्तेमाल करनी चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, ये सवाल है। सर डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, Depends on the experiment, ठीक है। Hmm, लेकिन आई डोंट नो करने चाहिए या नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट पे टोटली डिपेंड करता है।
अगर हम जो एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट व्हिच वी कैन नॉट कंडक्ट ऑन द ह्यूमंस, सो कैन बी कंडक्टेड ऑन द एनिमल्स, आई गेस। अच्छा व्हाट इफ हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हम एनिमल्स की जगह कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद ह्यूमंस नहीं लेकिन एनिमल्स के अलावा भी कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड वी यूज दैट या फिर भी एनिमल्स इस्तेमाल करें? फिर आई गेस फिर भी एनिमल्स का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल तुम्हें चूहे का बिहेवियर स्टडी करना है, या तो तुम चूहा लेके अपना खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या तो तुम नेट पे जाके चूहे की वीडियोस देख सकते हो। ऑब्वियसली आई कैन वॉच द वीडियोस, सबसे लेकिन अब जो चीज पहले बोलो बोलो। लेकिन अब जो चीज इंटरनेट पे नहीं है, एंड लाइक आई वांट टू डू रिसर्च ऑन इट के, हम्म, तो इसलिए। ठीक है, सबसे पहले यू मेक श्योर रीच नेट पे है कि नहीं, सबसे पहला स्टेप यही होगा। फिर तुम क्या करोगी अगर नहीं है? यस सर। सबसे पहले हम कहते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, यू मेक श्योर, सबसे पहला स्टेप यही होगा। रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि यू शुड कंसिडर अदर ऑल्टरनेटिव्स, फॉर एग्जांपल वीडियोस ऑफ एनिमल्स अगर पॉसिबल है, वीडियोस। फॉर एग्जांपल होता है ना यस। कि कोई कंप्यूटर सिमुलेशन। हम सर कहीं ना कहीं कोई रिपोर्ट्स हो अबाउट द एनिमल्स के, इसके बारे में सर्च हो चुकी है किसी ना किसी बुक में हो, जब कहीं पे भी वो चीज नहीं होगी ना, सो देन आई विल बी लाइक अब आई नीड टू डू अ रिसर्च ऑन इट, मतलब अब मुझे करना है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट। और जब एक्सपेरिमेंट करना हो, फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, तो अब हमें एनिमल देना यस सर। पड़ेगा। अब एनिमल ले लिया ना, यू शुड बी लुकिंग एट द सेकंड पॉइंट, नंबर। नंबर का मतलब है यूज fewest एनिमल as possible। यस सर। 100 के ऊपर नहीं करना। दूसरा पॉइंट, एक तो पहला पॉइंट रिप्लेसमेंट है, विच मीन्स कि आप दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढो। नंबर का मतलब है यूज द फ्यूएस्ट अमाउंट ऑफ एनिमल्स एज पॉसिबल, सही है। जहाँ यस पे सर। 100 चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा ना, नंबर का एथिकल पॉइंट तोड़ दिया। एलेक्स जो था उसके अंदर से एक ही पिजन था, चलो नंबर यस। एक ही है तो स्टिल मेंटेन्स द पॉइंट ऑफ नंबर्स। अच्छा तुमने बोला कि उनको हार्म नहीं दो, सो अगर आप प्रोसीजर के थ्रू इनको कोई पेन या डिस्ट्रेस दे रहे होगे, फॉर एग्जांपल, लाजमी नहीं कि आप उनको दर्द, एक होता है कि हमने इलेक्ट्रिक शॉक देने, पेन है, सही है। दूसरा होता है कि आपने इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं दिया, लेकिन जब ये वो सोता है आप उसको पिंजरे में जाके उसको हिलाना शुरू आता पिंजरा, ऑब्वियसली वो तो डर जाएगा ना। तो ये इसको यस कहते सर। हैं आप इमोशनल डिस्ट्रेस। तो या तो फिजिकली नुकसान पहुंचाओ या तो इमोशनल तौर पे नुकसान पहुंचाओ, दैट शुड बी क्या कहते हैं, नॉट बी हैपनिंग, ठीक है। तो आपकी प्रोसीजर के लिए कहीं भी एनिमल को कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट ना पहुंचाया जाए। और किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल चमगादड़ तुम्हें पता है रात को सोता है, तुमने उसके ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो रात के वक्त उसको फुल बल्ब की रोशनी में डाल दिया, डू यू थिंक दैट्स गुड? नहीं सर, ऑब्वियसली उसका कंफर्ट जोन खराब हो रहा है। यू शुड मेक श्योर तुम्हारा प्रोसीजर के ना पेन एंड डिस्ट्रेस नहीं हो। अच्छा, और क्या होगा, अगर तुमने पेन और डिस्ट्रेस डालना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई चॉइस नहीं है, हमें डालना पड़ेगा, या अगर गलती से पेन एंड डिस्ट्रेस आ गया तो तुम क्या करोगी, या तो उसका एनेस्थीसिया दोगी ताकि यस सर। उसकी दर्द कम हो जाए, या तुम उसको मार दोगी यस सर। ताकि उसकी सफरिंग खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल तुमने एनिमल को ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसको कैंसर हो गया और वो तड़प रहा है, वो सही नहीं हो सकता, मार दो, उसकी जिंदगी बख्श दो। तो बेसिकली ये भी पॉइंट आता है, सही है, यस सर। उसकी सफरिंग खत्म करो। एक और चीज़ है हाउसिंग। हाउसिंग का क्या मतलब है, हाउसिंग का ये मतलब है कि एनिमल जो है कौन सा एनवायरनमेंट, जो तुमने बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट वैसे एनवायरनमेंट में हो, तो हाउसिंग के अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। हाउसिंग के अंदर एक और चीज़ आएगी, आपने बहुत सारे एनिमल को कम जगह के अंदर तो नहीं रखा हुआ, एज इन ओवर क्राउडिंग तो नहीं है, ये भी देखना है ओवर क्राउडिंग तो नहीं हो रही। और ये भी देखना है कि कुछ एनिमल जो हैं वो खुले आम नहीं सो सकते, वो किसी फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड होल में जाके सोते हैं। तो बेसिकली क्या उस एनिमल्स के पास ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर आराम से सो पाए। फॉर एग्जांपल शेर जो होता है वो डेन में जाके सोता है, केव टाइप चीज, यस। केज में सो नहीं सकता क्योंकि वो एक्सपोज है। तो इफ यू नॉट गिविंग देम एनवायरनमेंट इस तरह, तो देर नॉट गोना सी, तो प्राइवेसी वाली चीज भी आपने देनी चाहिए ताकि वो आराम से सो पाए। आखिरी चीज है, आपने उनको ना रिवॉर्ड से डिप्राइव नहीं करना। इमेजिन के फॉर एग्जांपल आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करो जहाँ पे आपने इनको कोई ट्रिक सिखानी है,
और ट्रिक सिखाने पे आप उनको पानी दोगे, अगर उन्होंने ट्रिक नहीं सीखा आप उनको पानी कभी नहीं दोगे, सो दैट्स नॉट गुड, क्योंकि आप ट्रिक सिखाने के चक्कर में यू डिप्राइविंग देम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो यू शुड नॉट डू दैट। वो खाना पीना किसी वजूहत से मत रोकना, सो डोंट स्टॉप देयर फूड, डोंट स्टॉप देयर वाटर। सो ये कितने, एक दो तीन चार पाँच छह एनिमल्स आते हैं तुम्हारे पास अलग से, सही है। वैसे ह्यूमन एथिक्स के अंदर क्या होगा, ह्यूमन एथिक्स के अंदर ये है, बच्चों के लिए क्या होगा, इन्फॉर्म कंसेंट, पेरेंट्स से और बच्चे से दोनों से, किड, उसके अलावा बोर्डम ना हो, इसमें कोई मसला। फिर उनको बोर तो नहीं करना बोर्ड obviously। करना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो होता है बच्चा होता है, राइट, तो आप एक्सपेरिमेंट जैसे आता है तो बेसिकली बच्चे की उम्र ऐसी, तो ऑब्वियसली बच्चे अगर बोर हो जाएगा एक्सपेरिमेंट करेगा ही नहीं। नहीं उसके बाद बच्चे की उम्र ऐसी कि उसको खेलना चाहिए, राइट, उसने जबरदस्ती आप यस यस बता दी जहाँ बेचारा खेलेगा नहीं, तो आप ज्यादती कर रहे हो उसके साथ। यस यस ऑब्वियसली। ठीक है, तो एथिक्स आप क्लियर है, या थोड़ा बहुत अभी भी कंफ्यूजन है एथिक्स के अंदर? नहीं नहीं। ठीक है, अच्छा, अब मैं तुम्हें क्या चीज बताना चाह रहा था, तुमने हाइपोथेसिस का नाम सुना है? यस सर। And how much is your understanding on hypothesis? सर सुनो कि मेरे हाइपोथेसिस के बारे में इतनी खास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई डू नो कि एक होती है वन टेल्ड हाइपोथेसिस एंड टू टेल्ड हाइपोथेसिस, बट और वो नॉट इन डिटेल। क्या होता है वैसे पता है? यस सर। वन टेल वैसे क्या होता है, टू टेल वैसे क्या होता है, पता है? सर नॉट इन डिटेल बट आई नो कि वन टेल्ड हाइपोथेसिस होता है कि कि फिर um, I don't know sir how to explain it. कोई भी है लफ्ज, लाइक सर इसके अंदर लाइक आई गेस जो मेरे पास लिखा हुआ था कि उसके अंदर आई डोंट नो सर इसको स्पेसिफिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लिखा हो गया। सर जो नेचर का इफेक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वर्ड होता है जो न्यूट्रल, जिससे न्यूट्रल, सर जो नेचर का इफेक्ट होता है ना, जो द नेचर जो द नेचर ऑफ द इफेक्ट होता है ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये है वन टेल। ये सर द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ओके, देखो अब मुझे लगा कि तुम्हें डेफिनेशन याद है, डेफिनेशन का मतलब नहीं पता, सही है। सर मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसके बारे में अबाउट द हाइपोथेसिस। कोई मसला नहीं, ठीक है, हाइपोथेसिस इज द थिंग जहाँ पे बहुत बच्चों को मसला होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, ओके। आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, मैथ के अंदर हु इज द बेस्ट, बॉयज और गर्ल्स? तो ये सवाल है, हु ठीक है इज द बेस्ट इन मैथ, बॉयज एंड गर्ल्स? नाउ सर, वो तो टेस्ट करके पता चलेगा। क्या हुआ? सर इफ यू वांट टू टेल कि अगर लड़के अच्छे हैं लड़की अच्छी है मैथ्स में तो ऑब्वियसली विल टेस्ट दैट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं यस तो वहां से कोई ना कोई रिजल्ट आएगा जो हमारे सवाल का जवाब दे देगा, ऐसे ही। लेकिन सवाल का जवाब मिलने से पहले हमें कोई ना कोई प्रोडिक्शन मारनी होती है कि हमें क्या लगता है क्या आएगा, यू नो व्हाट विल हैपन। वो लाजमी नहीं सच हो सकता है झूठ हो, ठीक है, आगे जाके रिजल्ट बिल्कुल उलट आ जाए, हमने बोला उसको उलट आ गया, और हो सकता है कि 100% मैच आ जाए कि जो हमने बोला था वही हुआ, ठीक है। तो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है, इट्स अ प्रोडिक्शन यू मेक, इट्स लाइक प्रोडिक्शन कि भाई मुझे लगता है ये होने वाला है एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। अब वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, उससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है, इट्स अ प्रोडिक्शन।
इतना समझ में आ गया? Yes, sir. Hypothesis is a prediction. अब I'm gonna ask you, भाई आपकी prediction क्या है, या साइकोलॉजी के अंदर आपके हाइपोथेसिस क्या होंगे इस सिचुएशन में लेके? सो तुम्हारा जवाब क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? Um. एक मिनट लीजिए, मेरी 10 सेकंड होगी. Okay. हाँ लीजिए, व्हाट्स द प्रोडक्शन दैट यू आर गोना गो फॉर? सर प्रिडिक्शन भी ऐसे तो नहीं, आई डोंट नो कि कौन ज़्यादा सही होगा, कुछ भी आर बोल, बॉयज बेटर इन मैथ्स और गर्ल्स? कुछ भी बोल दो, फर्क नहीं पड़ता, जो दिल चाहे बोल दो, क्या होने वाला? आई गेस बॉयज. ठीक है, यूर सेइंग. यस सर. अच्छा, सबसे पहले हमें ये क्लैरिफाई करना पड़ता है. अच्छा देखो, तुम ना सेकंड स्टेज पे पहुंच गए, सही है, कोई मसला नहीं. सेकंड स्टेज तुम पहुंच गए तो सेकंड स्टेज के हिसाब से तुम्हारे यहाँ फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या बोलना था, हमें पहले ही आंसर करना था यार, दोनों में डिफरेंस है भी कि नहीं, पहले ये मालूम करना होता है. तो मैं तुमसे ऐसे यस सर. कि दोनों में फर्क होगा या नहीं होगा, इतना बड़ा? नहीं. तुम कह दोनों में कोई मैथ का कोई फर्क नहीं होगा, दोनों इक्वल अपनी जगह, यस सर. ये कह रही हो? यस. अच्छा, अब जब तुम बोल दोगे भाई दोनों में फर्क है ही नहीं, तुमने बोल दिया ना, क्या मेरे पास कोई पॉइंट होगा? मैं तुमसे पूछूं ठीक है, दोनों में से फिर किसके नंबर आ देंगे, कोई पॉइंट बनता है पूछने का? सर ऑब्वियसली पूछ सकते हैं क्योंकि एवरीवन इज डिफरेंट. नहीं, तुमने बोला कि दोनों में फर्क नहीं होगा, ठीक है, सही तुम नहीं बोला ना, दोनों इक्वल अपनी जगह, बॉयज के और गर्ल्स के मैथ के स्कोर इक्वल आने वाला है, तुम्हारा ये प्रिडिक्शन है, राइट? यस सर. उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं ठीक है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आएंगे? डू यू थिंक दैट्स अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन? जब तुमने बोल दिया कि दोनों इक्वल आ रहे हैं. सर लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट ना, सो आई नीड टू टेस्ट इट. मैं श्योर तो नहीं हूँ उसके बारे में. हाइपोथेसिस के अंदर हम वेर नॉट इवन, देखो हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है we're not sure, ठीक है. यस सर. ठीक है, सो वी हाइपोथेसिस, टेस्ट दैट एम. देखो हाइपोथेसिस बोल, अगर फॉर एग्जांपल एनी सिनेरियो के अंदर कोई भी हो, तुम बाहर जा रहे हो रोड के अंदर, ठीक है, रोड पे जा रही हो, ठीक है ना, एंड समवन आस्क यू यस. अलीजा यार मेरे पास ये दो जीन्स है, ठीक है ना, दोनों में से जीन्स हम्म. कोई फर्क नजर आ रहा है? तुमने बोला फर्क नहीं नजर आ रहा मुझे, ठीक है. उसके बाद वो पूछे कौन सा अच्छा है, यू थिंक उसको पूछना नहीं चाहता? ये तुमने बोल दिया फर्क नहीं, तो आगे से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? वही सर एट द एंड ही इज नॉट श्योर अबाउट इट ना. ठीक है, अच्छा बैक टू हाइपोथेसिस, ठीक है. सबसे पहला सवाल ये है, तुमसे पूछा जाएगा क्या दोनों में फर्क होगा, यस और नो, सही है, तो यू हैव टू से यस, ओके. यू हैव टू से नो. ठीक है. इसमें ये नहीं पूछते कि दोनों में से बेहतर कौन है, हम जिस पूछे दोनों में फर्क है या नहीं, पहले इसका जवाब दो, यस और नो, ठीक है. जब तुम यस और नो बोल दिया ना, वहां पे आ गया. हम्म. जब तुम बोल दोगे बॉयज एंड गर्ल्स विल हैव नो डिफरेंस इन मैथ स्पोर्ट्स, ठीक है, सपोज यू से नो, तुमने बोल दिया दोनों में फर्क, हम्म. सो आर यू सेइंग दैट देयर इज नो डिफरेंस between boys and girls in their math? As एक there is no clear, there would be no, क्योंकि फ्यूचर में जाएंगे ना, हमें पता है, तो there would be no. So when you say, are you saying this, जब तुम कहती no,
Yes, sir. जब तुम कहते हो ना कि दोनों में फर्क नहीं होगा, ठीक है, Hmm. हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। Okay. नल का क्या मतलब? नो। जहां पे तुम कहेंगे दोनों में फर्क नहीं होगा, नो लग गया, नल हाइपोथेसिस है। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब मैं नो हटा दूं, इस पूरे जुमले से अगर मैं नो हटा दूंगा, सपोज आई रिमूव दिस, कैन यू रीड दिस नाउ? There would be देयर विल बी, difference between. ठीक है। तो व्हेन आई रिमूव द वर्ड नो, इसके अंदर then the meaning of the sentence becomes completely opposite. Yes, sir. So does it, तो जब मैं नो हटा दूंगा, क्या तुम्हारा आंसर यस वाला बन जाएगा? Yes. तो नल हाइपोथेसिस के अंदर तुम क्या करना, अगर तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें एक ट्रू टेल स्लैश नॉन डायरेक्शनल, दोनों एक ही चीज है, ट्रू टेल नॉन नॉन डायरेक्शनल एक ही चीज में कहता है, हाइपोथेसिस नहीं बनाना आता ना, नल हाइपोथेसिस में से नो हटा दो। नो मैंने हटा दिया, ये जुमला मैंने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया? नो हटाने के बाद क्या बन जाता है? ट्रू टेल या नॉन डायरेक्शनल। नो लगाऊंगा क्या बन जाएगा? नल हाइपोथेसिस। Yes, sir. तो तो बेसिकली तुम्हें नल तो पता चल कि ये ट्रू टेल है क्या चीज असल में। पहले तो पता है कि यहाँ पे नो का लफ्ज तो नहीं होगा। बेसिकली अगर तुमसे पूछा जाए कि यार दोनों में फर्क होगा नहीं होगा, तुम कहते दोनों में फर्क होगा, लेकिन तुमने यहाँ स्पेसिफाई किया कि कौन ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा, यहाँ स्पेसिफाई है या नहीं है? Yes. क्या चीज? दोबारा रिपीट कर सकते हो? सही है, तुम्हें आवाज आ रही है? अच्छा, यू विल रीड, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली क्या तुमने इस जुमले के अंदर ये बताया है कि किसका ज्यादा स्कोर आएगा, या इस जुमले के अंदर नहीं बताया कि किसका स्कोर ज्यादा आएगा? जुमला पढ़ो, कहीं लिखा हुआ है कि किसका स्कोर ज्यादा आएगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या लगता है किसका स्कोर ज्यादा है, मैं ये पूछ रहा हूँ जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अंदर जो जुमला लिखा हुआ है, द सेंटेंस दैट इज रिटन इन द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वाला एरिया, does that sentence tell us कि किसका स्कोर ज्यादा आएगा, या does that sentence not tell us किसका ज्यादा स्कोर आएगा? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, सी, अच्छा, आई वांट यू टू रीड दिस क्वेश्चन, सॉरी रीड दिस स्टेटमेंट जो हाईलाइट हुआ है, ये सेंटेंस पढ़ो जो हाईलाइट हुआ है, ठीक है। जब तुम पढ़ लोगी, मुझे इस सवाल का जवाब देगा, क्या इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चल जाएगा किसका स्कोर कम आएगा ज्यादा आएगा, या हमें उसके बावजूद भी नहीं पता चलेगा? ठीक है, वी वुड नो कि स्कोर में डिफरेंस होगा, बट कैन वी नो कि कौन सबसे ज्यादा, बट वी वोंट नो फॉर श्योर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, दैट्स द आंसर दैट आई एम लुकिंग फॉर, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस, इतना समझो, नल हाइपोथेसिस, सॉरी, जो टू टेल्ड या डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल जो भी बोलते बोलते हैं दोनों से,
टू टेल या नॉन डायरेक्शनल, इट टेल्स अस कि फर्क आएगा, लेकिन टू टेल नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस डज नॉट टेल अस किसका सबसे ज्यादा किसका कम होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली टू टेल या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यही है ना कि समझो आपका आंसर गर्ल भी जीत सकती है, राइट? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के राइट पे बॉय खड़ा है, लेफ्ट पे गर्ल खड़ी है, राइट? सो फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पे girl, right? Let's change the color. ठीक है, दूसरी साइड पर बॉय है, change the color. ठीक है, so and बीच में क्वेश्चन मार्क लिखे बहुत सारे, ठीक है ना? So is this, do you think this picture represents the two-tail hypothesis? क्योंकि it does say कि दोनों में से किसी तरफ जाएगा, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे ज्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन क्या हमें पता तो नहीं चला ना कि कहाँ पे ज्यादा मार्क्स आएंगे? We're still confused. Do you think this is what's happening in the two-tail hypothesis? ठीक है, सो टू टेल हाइपोथेसिस, अच्छा अगर मैं बोल दूं कि भाई यहाँ पे किसी में फर्क नहीं आएगा एक्स साल में, सो व्हाट हाइपोथेसिस डज इट बिकम? कि नो डिफरेंस बिटवीन बोथ, फिर कौन सा हाइपोथेसिस बन जाएगा? No, जबरदस्त। एंड इफ आई से यस डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल यस डिफरेंस है बट आई डोंट स्पेसिफाई किसमें, फिर कौन सा बन जाएगा? जबरदस्त। डायरेक्शनल के अंदर बताऊं क्या होता है? डायरेक्शनल के अंदर आप स्पेसिफाई करते हो कि इसका सबसे ज्यादा स्कोर आने वाला है। यू टेल, बाकायदा मुंह से तुम बोलती हो कि डायरेक्शनल के अंदर यू से गर्ल्स वुड स्कोर बेटर देन बॉयज इन मैथ्स, राइट? एक मिनट साइड पे करके उसमें नजर आ जाएगा। डायरेक्शनल के अंदर यू स्पेसिफाई कि किसका ज्यादा आएगा। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो यू डू से यस, यस के साथ तुम स्पेसिफाई करते हो किसका ज्यादा आएगा, जैसे ये, इसको हम वन टेल भी कहते हैं। वन टेल क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्शन है, या एक डायरेक्शन गर्ल वाली साइड थी, एक डायरेक्शन बॉय वाली साइड थी, लेकिन दोनों में से एक साइड के ऊपर सपोर्ट होगी ना, सो दैट्स वन टेल एंड डायरेक्शनल। टू टेल के ना दोनों साइड पर सपोर्ट मिलती है एंड नो वन विंस। सो व्हेन यू स्पेसिफाई कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है, कौन जीते कौन हारे, दैट्स डायरेक्शनल। अच्छा, so I'm gonna give you example. For example, I would say कि यार अमेरिका एंड इंग्लैंड, राइट? दोनों से कौन से बेस्ट शहर हैं? आई से कि there is no difference between America and England in terms of which is the best. What hypothesis do you think this is? Now, there is going to be a difference between America and Britain in terms of which is the best place to live. Non-directional. Non-directional. Because I said there is going to be a difference between America and Britain in terms of which is the best place to live. But I didn't specify concepts as well. Yep. But if I say, you know what, Britain is the best place to live than America, then it's going to be directional. This is how you do it. Yeah, hypothesis again. So जहाँ पे you deny it, जहाँ पे जो deny करती हो null है, जहाँ पे you want to be diplomatic, you know what, you don't want to support either side, वहाँ पे तुम non-directional, and जहाँ पे तुम clearly support one side, that's directional. Yeah. Okay. So आज what we discussed today, we discussed operationalization of variables जहाँ पे हम चीज़ों को specify करते हैं, IVDD को, जिसमें how happy you are once लेकर 10 तक बताओ, right? हमने observations के types पढ़े, for example ये वाले, एक और सवाल है, हाँ observation type पढ़े कि भाई तो जब तुम observation बोलोगे तुम्हें ये चार criteria पूरे बताने पड़ेंगे,
We discussed the structure observation and structure observation क्या होते हैं, right? We also discussed कि observation के अंदर आपको inter-rater observation देखनी चाहिए. We also discussed ethics in terms of adults, animals, and kids. उसके अलावा we did hypothesis today. कोई ऐसी चीज जो आज के लेक्चर के अंदर you still don't understand? ठीक है. तो I know content बहुत ज़्यादा हो गया, but I'll keep it till here today. सही है, फिर आगे जाके we continue with the rest Monday. Monday का rest. ठीक है लीजिए. So I'm gonna sign off. ठीक है, कोई सवाल हो please पूछ लेना. Alright? WhatsApp पे. Alright. खुदा हाफिज़.